30 questions left with this exam, this paper. So we have already done 70, and today we will be doing the rest, and then this exam, this paper will finish. And okay, so the 71 question number 71 is, during the years 1830 to 1850, the illusion of peace in Victorian England was broken by such incidents as. So it's a question from history, historical background. Option first. So it's option 4, the disaster of Indian mutiny and the incompetent bungling of the Crimean War. So during this time, from 1830 or to 1850, these two incidents happened. Indian mutiny, if you will go to internet, if you'll type, Indian mutiny in between 1830 to 1850, because, a lot of Indians, were trying to do a revolution. In 1857, it was known as the first Indian revolution. So before that, a lot of Indians were participating in that. Rani Lakshmi Bai का नाम हमने सुना है. So उसके अलावा तात्या टोपे, a lot of people were there. If you have read the Indian history, you are aware of this thing. And the second is Crimean War. Crimean War was basically a war between, Russia and other countries, England, France. So it's a religious war. It depends on religion. So Christianity में भी कि दो एक तरह से ब्रांचेस थे, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स. सो जहाँ पे प्रोटेस्टेंट्स जो हैं हावी होते थे, वहां पे कैथोलिक्स माइनॉरिटीज में आते थे. और जहाँ पे कैथोलिक्स जो हैं उसमें मेजॉरिटी में रहते थे, वहां प्रोटेस्टेंट्स को माइनॉरिटी फील कराया जाता था. सो रशिया में ये वॉर हुई थी क्रिश्चियंस के बीच में. सो इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ध्यान से पढ़ना, उससे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं. Next is, Gulliver receives the following response when he boasts about his countrymen. So इसका आंसर इसी लाइन में है. अगर हम अगली लाइंस में जाएंगे तो हम कहेंगे कि यार हमने तो टेक्स्ट नहीं पढ़ा, हमें क्या पता. हम इसे इंटेलिजेंटली कर सकते हैं. फर्स्ट लाइन सोचो कि ये इंसिडेंस कहाँ का हो सकता है, कौन सी बुक का हो सकता है. Gulliver receives the following response when he boasts about his countrymen. So अगर आपने इसकी समरी ढंग से पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जब गुलीवर जो है ब्रॉबडिंगनैग में पहुंचता है, जहां उसकी हाइट से लंबे लोग रहते हैं, तो वहां पे वो राजा के दरबार में जब किसान उसको पिंजरे में बंद करके उसका डिस्प्ले कर रहा होता है, तो रानी उसको ले जाती है. तो उसको मौका मिलता है ब्रॉबडिंगनैग के राजा के सामने बैठने का. एंड ही डिस्क्राइब्स अबाउट द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ इंग्लैंड, कि इंग्लैंड में ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है. तब जो है वो अपने कंट्रीमैन, अपने कंट्री के बारे में बहुत सारी चीजें बताता है, बोस्ट करता है कि हमारे यहाँ ऐसे होता है, वैसे होता है. बट जो वहां का राजा है ब्रॉबडिंगनैग का, उसको इसकी जो कंट्री है, उसका जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, वो बिल्कुल पसंद नहीं आता. एंड ही कमेंट्स दिस टू गुलिवर, द मोस्ट pernicious race of little odious vermin that nature ever suffered to crawl upon the face of the earth. So एक तरह से ये इंग्लैंड के ऊपर कटाक्ष है, अगर इस लाइंस का को हम समझें तो इसका आंसर आएगा 2, द किंग ऑफ ब्रॉबडिंगनैग. ब्रॉबडिंगनैग के राजा ने इसको बोला था ये. In the Inferno, Dante, as he travels through the various circles of hell, finds Judas, who is unable to speak. What is the reason behind this? So, अगर आपने Dante का Inferno या Divine Comedy का समरी पढ़ा है, जो कि मैंने आपको दिया हुआ है, तो आपको इसका आंसर बहुत इजी लगेगा. एक बार कोशिश करो इसका आंसर ढूंढने की, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन.
किसने पढ़ा ये डेंते का? यूरोपियन लिटरेचर में आपको दिया हुआ मैंने। ओके, सो डेंते ने जो डिवाइन कॉमेडी लिखी है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से एक पार्ट है इन्फर्नो एंड दूसरा है पुरगेट्रियो एंड थर्ड है पैराडीसियो, राइट, पैराडाइसो। तो अब इसमें है क्या, इन्फर्नो क्या है? इन्फर्नो में हेल का डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि हमने पैराडाइज लॉस्ट में पढ़ा है वैसा ही डिस्क्रिप्शन इस बुक में भी है, जिसमें कि डेंते को एक ऑथर हैं ग्रीस से, वो उनको गाइड कर रहे हैं, सॉरी रोम से, रोमन पोइट वर्जिल उनको गाइड कर रहे हैं और वो उनको लेके जाते हैं और हेल दिखाते हैं। तो हेल्स को 9 पार्ट्स में दिखाया गया है और सर्कल्स में है, और ये दिखाया है कि सैटर्न वहां पे है। सैटर्न की कंडीशन दिखाई है, जैसे हमने पैराडाइज लॉस्ट में पढ़ा था कि सैटर्न वाज एन एंजल, वो सारी चीजें यहाँ डिस्क्राइब की गई हैं कि फिर उसको गॉड ने हेल में भेज दिया। बट यहाँ पे सैटर्न को ल्यूसीफर की तरह एक डिफरेंट शेप में दिखाया है, जिसके 3 मुंह हैं, 3 फेसेस, उसके बैट जैसे वो होती है ना, एक पक्षी होता है उसके जैसे उसके पंख हैं, और जब वो सांस लेता है तो बहुत ठंडी हवा, जब उसके पंख हिलते हैं तो बहुत ठंडी हवा जाती है जो पूरे हेल को ठंडा बनाती है, ठीक है। सो ये सिनेरियो इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अब उन्होंने पूछा है कि जो डिफरेंट सर्कल्स हैं उसमें जब हम हेल में एंटर करते हैं तो जूडास मिलता है। जूडास क्या है? हिस्ट्री से एक कैरेक्टर है। हेल में इन्होंने 3 कैरेक्टर्स को दिखाया है मेनली हिस्ट्री से, तो उनमें से एक कैरेक्टर है, उसके बारे में मैं बताऊंगी। तो जो जूडास है वो बोलने में अनेबल है, वो क्यों नहीं बोल पा रहा? क्योंकि सैटर्न ने उसको पकड़ा हुआ है। तो सैटर्न क्या करता है, जितने भी लोग अर्थ से हेल में जाते हैं, और हेल कहाँ पे है? सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर ही है। जैसे हमारे हिंदू माइथोलॉजी में कहते हैं ना कि पाताल में है ना, सो कहीं ना कहीं अर्थ के ऊपर ही उसको दिखाया गया है। तो जूडास, ब्रूटस एंड केशियस, ये 3 लोग मिलते हैं। हो सकता है नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन हमें इनके ऊपर मिल जाए। सो जूडास, ब्रूटस एंड केशियस, ये 2 लोग कौन है? जूडास है जो कि जिसने क्राइस्ट को बिट्रे किया था, जीसस क्राइस्ट को। सो अगर हम जीसस क्राइस्ट की कहानी पढ़ेंगे कि कैसे जीसस क्राइस्ट जो है आते हैं और उनकी जो है इंटरेक्शन होती है इस इंसान से, तो ये एक तरह से धरती के हिस्ट्री के पापी लोग हैं तीनों। जो ब्रूटस एंड केशियस हैं, उन्होंने जूलियस सीजर का मर्डर किया था, या उन्होंने उनके मर्डर की प्लानिंग की थी, इसीलिए उनको नर्क में भेजा गया था। तो तीनों के जो सिर हैं जो सैटर्न है उसने अपने मुंह में डाले हुए हैं, और जिसकी वजह से जो है इनका ये बोल नहीं पा रहा है जूडास। सो दैट इज द रीजन, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ल्यूसीफर इज चूइंग ऑन हिज हेड। तो वो ल्यूसीफर है, वो क्या करता है, सैटर्न क्या करता है, सबको खाता है, टुकड़े करता है, बट मारता नहीं है, मरता नहीं है। हेल में जाके कोई भी मरता नहीं है, बट वो सारे पेन्स सहने पड़ते हैं, जैसे कि इंडियन माइथोलॉजी में है वैसा ही डिस्क्रिप्शन दिया गया है। नेक्स्ट इज असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। अवर रियलिटी इज लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज मेडिटेटेड रियलिटी। रीजन है, our perception and understanding of reality are largely constructed by the words and other signs we use। क्या लगता है, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, या एक सही है दूसरा गलत है, या एक सही है दूसरा उसकी सही एक्सप्लेनेशन है? क्या लगता है आपको? गाइस कुछ तो कोशिश करो ना आंसर बनाने की। हम दोनों सही हैं और रीजन मतलब आर इसका सही एक्सप्लेनेशन है। बिल्कुल। देखो, अवर रियलिटी इज लिंग्विस्टिक, अवर रियलिटी इज लिंग्विस्टिक का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी रियलिटी है, यानी कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, लैंग्वेज ही है जिसके ऊपर हमारी रियलिटी बेस करती है। यानी कि अगर हम किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करते हैं लैंग्वेज के थ्रू ही करते हैं। हमारी जो रियलिटी है वो लैंग्वेज से ही बनी है। रीजन में वो क्या कहता है, अवर परसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी आर largely constructed by the words and other signs we use।
तो जो हमारे परसेप्शंस हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे काले रंग का पेन दो, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, देखो काला हो, नीला हो, हरा हो, सारे पेन एक जैसे हैं, बट मैंने आपको स्पेसिफिकली कहा कि मुझे काले रंग का पेन दे दो, ब्लैक कलर का पेन दे दो, तो जो परसेप्शन है आपका कि ब्लैक कलर का पेन कैसा होगा, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, वो एक्चुअली वर्ड से आई है। अगर हमें लैंग्वेज नहीं आएगी तो हम ब्लैक, ब्लू और ग्रीन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, चाहे हम उसको कुछ भी नाम दें। क्या पता किसी और लैंग्वेज में ग्रीन का मतलब ब्लैक हो, राइट? बट स्टिल वी नीड ए लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। तो दोनों चीजें सही हैं, और फर्स्ट जो असर्शन है उसका सही डिस्क्रिप्शन है रीजन, कि हमारी जो रियलिटी है वो लिंग्विस्टिक से ही बनती है, यानी कि हम जो डेवलप कर पाए हैं, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग की पावर है, वो सारी कहाँ से आती है? लैंग्वेज से। अगर लैंग्वेज नहीं है सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। चाहे हम किसी सिंबल की बात करें, चाहे हम ये कहें कि मैम जब लैंग्वेज नहीं थी तब क्या लोग अपनी बात नहीं समझा पाते थे? नहीं, तब उनकी साइन लैंग्वेज थी, वो किसी ना किसी तरह से इशारा करके, साइन करके, तब भी वो लैंग्वेज थी। बट अभी यहाँ पे वो लिंग्विस्टिक की बात कर रहा है, तो लिंग्विस्टिक में तो प्रॉपर वर्ड्स होते हैं, तो प्रॉपर वर्ड्स होने जरूरी हैं, ठीक है? सो इसका डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ दिया है, आई शेयर दिस विद यू, ये एक बार आप देख लेना। इन हिज बुक इन थियोरी, अजीज अहमद वर्क्स आउट द रिलेशन बिटवीन द थ्री एंटिटीज। तो इन्होंने अपनी बुक में एक थ्योरी दी है, अजीज अहमद में ने, तो उन्होंने 3 चीजों के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। वो क्या क्या है? तो अगर हम अजीज अहमद के बारे में जाने या इनकी बुक के बारे में जाने, तो ये आपका पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का वर्क है जो अजीज अहमद लिखते थे। तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो 3 चीजें थी उसी के बारे में इन्होंने लिखा है, वो है क्लासेस, नेशंस एंड लिटरेचर। सो क्लासेस मतलब जो अपर क्लास, लोअर क्लास, या फिर ब्रिटिश लोग, गोरे लोग, काले लोग, ये सारे क्लासेस में आता है। नेशंस यानी कि कौन रूलिंग नेशन है, कौन जो है कॉलोनाइज्ड है, नेशंस की बात है। लिटरेचर, तो हमने जब थियोरी पढ़ी थी तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि इस दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड, 3 तरह की दुनिया डिवाइड हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड कौन है? कैपिटलिस्ट जो कंट्रीज हैं उनको हम कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड। सेकंड वर्ल्ड है सोशलिस्ट, ठीक है? सोशलिस्ट जो कहते हैं कि कैपिटलिज्म बिल्कुल बुरा है। सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट ऑलरेडी हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं। थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर कौन सा है? जो कंट्रीज गुलाम थी, तो उन्होंने ना कैपिटलिज्म को चुना, ना उन्होंने सोशलिज्म को चुना, उन्होंने अपने लेवल पे एक मिक्स मैच तरह का पॉलिटिकल सिनेरियो बनाया, जिसे हम थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर भी कहते हैं, ठीक है? जिसमें कि उन्होंने इन 3 चीजों के बारे में बात की है, ठीक है? क्लास, नेशन एंड लिटरेचर, और इन्होंने एक नए लेवल का लिटरेचर डेवलप किया है। और उन्हीं सारे ऑथर्स में अजीज अहमद भी एक हैं, जिनकी थ्योरी में ये 3 एंट्रीज इन्होंने डाली हुई हैं, ठीक है? ये पूरा डिस्क्रिप्शन आप पढ़िएगा, आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी। इन 1660 in 1660 a group of 12 people including Robert Boyle and Christopher Wren formed what they called the Royal Society। तो हमने ये पढ़ा था रेस्टोरेशन एज के टाइम पे कि 12 लोगों को इंक्लूड करके या अपनी अपनी फील्ड के जो दिग्गज लोग हैं उनको इंक्लूड करके रॉयल सोसाइटी का निर्माण हुआ था, बनाई गई थी। इन 1663 इट बिकेम द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। 3 साल लगे थे जब चार्ल्स टू ने इस चीज को डिक्लेयर किया था ऑफिशियली। और फॉर इम्प्रूविंग नेचुरल नॉलेज व्हाट वाज द सोसाइटीज मोटो, तो इन्होंने अपने आप को एक मोटो दिया था, अपने आप के लिए एक टैगलाइन दी थी। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, वैसे रॉयल सोसाइटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बहुत सारे मेंबर्स के बारे में हम रॉयल सोसाइटी के जान चुके हैं। हमने जो भी ऑथर्स पढ़े थे उसमें जो भी रॉयल सोसाइटी से लिंक करता था उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, उस टाइम के डायरिस्ट एंड और। बट मोटो उस टाइम पे क्या था? उनका मोटो था इन द वर्ड्स ऑफ नो वन। इन द वर्ड्स ऑफ नो वन, ये मोटो इन्होंने क्यों लिया था? क्योंकि ये लोग वरीड थे कि जो इस दुनिया में चेंजेस हो रहे हैं उसको कैसे सेटअप करेंगे, ठीक है? उसको कैसे लिखेंगे, उन चीजों को कैसे
पता करेंगे। जैसे कि जो फ्रांसिस बेकन है वो भी साइंस में बिलीव करते थे, तो इन्होंने अपने लिए एक एजेंडा लिया था, इन द वर्ड्स ऑफ नो वन, किसी के भी वर्ड्स के ऊपर विश्वास ना करके उसको साइंटिफिकली समझेंगे, दैट विल बी द एक्यूरेट थिंग फॉर द कमिंग जनरेशंस। तो ये इन्होंने एक मोटो अपने आप को दिया था। Of whom did W.B. Yeats says that we were the last romantics? So second, the Imagist poet. नहीं, थर्ड, his friends in the Irish literary revival। देखो W.B. Yeats के बारे में अगर हम पढ़े तो W.B. Yeats है आयरलैंड से। आयरलैंड में इन्होंने लिटरेरी रिवाइवल शुरू किया था, आयरिश थिएटर शुरू किया था। तो ये अपने आप को और उनको लास्ट रोमांटिक्स मानते। क्यों? अगर आप लिटरेरी रिवाइवल की, आयरिश लिटरेरी रिवाइवल या आयरिश थिएटर की बात करोगे तो आपको वहां पे दिखेगा कि जो वो लोग थे घोस्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, ठीक है। उसके अलावा उनके अंदर बहुत सारे रोमांटिक फीचर्स थे जो रोमांटिक्स में थे, है ना, रोमांटिक पीरियड चला था, उसके जो फीचर्स थे वो इनके अंदर थे। अब इमेजिस्ट पोएट्स को नहीं, रेफलाइट ब्रदरहुड से W.B. यीट्स का कोई लेना देना नहीं है। खुद और लेडी मोडगोन का लिटरेचर से कुछ लेना देना नहीं है। लेडी मोडगोन इनकी ऑब्वियसली बिलवड थी, उनके बारे में इन्होंने बहुत सारी पोइट्रीज लिखी हैं, बट वो उनको लास्ट रोमांटिक्स नहीं कह रही, ये सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए मोडगोन का नाम दिया इन्होंने, ठीक है। सो अगर हम देखें तो इन्होंने किनको कहा है जो इनके फ्रेंड सर्कल में थे, जो इनके साथ लिटरेरी रिवाइवल में काम कर रहे थे, जैसे लेडी ग्रेगरी हो गई, ठीक है। और उसके अलावा इन्होंने काम किया था, और इनके कौन कौन से हैं, लायनल जॉनसन हैं, आर्थर सिम्स हैं, ठीक है। मोडगोन तो इनकी बिलवड थी, वो एक एक्ट्रेस होती थी, ठीक है, एक एक्ट्रेस थी जिनसे ये शादी करना चाहते थे। और ये मैं जब W. यीट्स को पढ़ा रही थी इसको मैंने डिटेल में भी बताया था कि मोडगोन के साथ इनका रिलेशन कैसा था और उनके ऊपर इन्होंने कौन कौन सी पोइट्रीज लिखी हैं। तो इन्होंने अपने लिटरेरी फ्रेंड सर्कल के बारे में एक आया कि हम जो हैं लास्ट रोमांटिक्स हैं, कि हमारे बाद तो फिर एक रिवाइवल शुरू होके मॉडर्न पीरियड, पोस्ट मॉडर्न पीरियड, ये सब आ गए थे। नेक्स्ट है हु रोट द वैंडरिंग जू, ए पोएम इन 4 कैंटोज एंड द शॉर्ट लिरिक द वैंडरिंग जूज सलिलकी। ये लोग टाइटल ढूंढ ढूंढ के पूछते हैं, इजी वाले नहीं पूछते कि बस सिंपल सा कोई पूछ लिया, या जो बहुत ही कई बार तो ऐसे ऐसे टाइटल्स ये क्वेश्चन में पूछते हैं जो किसी ने सुने भी नहीं होते, राइट। तो ये ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि जितने भी मेजर ऑथर्स हैं उनके एटलीस्ट सारे टाइटल्स हम एक बार गो थ्रू करें। सो द वेंडरिंग्स जूज सॉलिलकी जो है पीबी शाले ने लिखा है, आई थिंक, लेट मी चेक, पीबी शाले ने लिखा है, ठीक है। Where, according to T.S. Eliot, are we likely to find not only the best but the most individual parts of a poet's work? T.S. Eliot के एक वर्क में उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया है, इंडिविजुअल जो लिखता है और एक होता है टैलेंट, एक होता है कि इनग्रोन टैलेंट। सो इंडिविजुअल ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में ये डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है। इसका आंसर आएगा 3, इन दोज पार्ट्स वेयर द डेड पोएट्स असर्ट देयर इमोर्टैलिटी, कि जहां पे पोएट्री में किसी भी पोएट ने इमोर्टैलिटी की बात कही है वहां पे हमें सबसे अच्छा मिलेगा, क्योंकि इमोर्टैलिटी किसी वर्क की तभी होती है, यानी कि ऑथर बेशक मर जाएं बट उनके वर्क्स की वैल्यू हमेशा रहेगी। जैसे विलियम शेक्सपियर के प्लेज हैं, तो हमें हमेशा जो बेस्ट चीजें हैं वो वहीं मिलेंगी जहां पे पोएट्स ने इमोर्टैलिटी की बात करी है अपने वर्क्स में, ठीक है। Which of the following is true of the Canterbury Tales? Very simple, very easy question. तो कैंटरबरी टेल से कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है जो रिपीटेडली पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि कौन सी प्रोज टेल्स हैं,
ठीक है, कौन सी 2 टेल्स हैं जो प्रोज हैं, कौन सी टेल्स हैं जो जॉफरी चौसर ने खुद लिखी हैं, है ना, अपने नाम से। और कुछ कुछ ऐसी क्वेश्चंस है जैसे पार्सन की टेल कौन सी थी। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि कैंटरबरी टेल से एक क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं हर साल। सो इसमें आंसर आएगा 3। चौसर जो पिलग्रिम है, यानी कि चौसर एज एन ऑथर नहीं, पिलग्रिम के रूप में जो है, उसने 2 कहानियां नरेट की हैं, सर थोपास टेल एंड द टेल ऑफ मैलेबी। तो ये हमें ध्यान रखनी है, सर थोपास टेल एंड द टेल ऑफ मैलेबी चौसर नाम के कैरेक्टर ने उस स्टोरी में बताया है। ठीक है, तो कैंटरबरी टेल्स में चौसर ने खुद को एज अ कैरेक्टर भी रिप्रेजेंट किया है। During the region of Norman kings, it was fashionable to speak dash in upper class circles in England. Free का question है, free के number. लैटिन मैम। फ्रेंच। फ्रेंच। इंग्लैंड में लेटिन तो कभी बोली ही नहीं जाती थी। तो नॉर्मन किंग्स जब आए थे तो उन्होंने फ्रेंच, नॉर्मन्स कहाँ से आए थे? फ्रांस। अगर आप इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे ब्रिटिश लिटरेचर का, तो नॉर्मन्स कहाँ से आए थे? फ्रांस से आए थे। तो वो लोग फ्रेंच लैंग्वेज को फैशनेबल मानते थे। इसी वजह से इंग्लैंड में जॉफरी चौसर से पहले पहले तक फ्रेंच की अपनी एक पॉपुलैरिटी थी। जो भी एरिस्टोक्रेटिक लोग थे वो फ्रेंच बोलते थे। ये पर्टिकुलरली मैंने जब कराया था तो आपको बताया था कि उस टाइम पे फ्रेंच लैंग्वेज सबसे ज्यादा बोली जाती थी, अरिस्टोक्रेटिक और जितने भी हाई क्लास चीजें हो गई या फिर कोर्ट की लैंग्वेज ये थी, फ्रेंच थी। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली इंग्लिश ने उसका प्लेस ले लिया और फ्रेंच जो कल्चर था, फ्रेंच लैंग्वेज और फ्रेंच का जो कंट्रोल था वो खत्म हो गया था आफ्टर एज ऑफ या फिर इन द एज ऑफ जॉफरी चौसर। धीरे धीरे फ्रेंच इन्फ्लुएंस खत्म होने लगा था। Who among the following collaborated the Purohit Swami in translating the 10 principal Upanishads into English? Already notes में मैंने आपको बताया हुआ है who is the author जिसने पुरोहित स्वामी के साथ 10 प्रिंसिपल उपनिषद, जो भी हमारे 10 उपनिषद हैं इंडियन कल्चर में, उनको ट्रांसलेट करने में हेल्प की थी। सेकंड W.B. Yeats। W.B. Yeats का बहुत इंटरेस्ट था इंडियन माइथोलॉजी में, माइथोलॉजीज में, गोस्ट के ऊपर भी, ये सब चीजों के ऊपर वो रिसर्च करते रहते थे। दैट इज व्हाई ही हेल्प दिस पर्सन पुरोहित स्वामी। ये भी क्वेश्चन चेंज होके भी आ सकता है कि W.B. Yeats ने किसके साथ जो है 10 प्रिंसिपल उपनिषद को ट्रांसलेट किया है? पुरोहित स्वामी के साथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी बार रिपीट हो रहा है। What unique distinction does Ben Jonson's Two Penshurst have in the English literary canon? मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत ही साइड से इन्होंने पोएम उठाई है, बैन जॉनसन का वर्क उठाया है, बट स्टिल हम कोशिश करेंगे इसका आंसर ढूंढने की। It is one of the first English poems celebrating a specific place, a forerunner to Cooper's Hill and Windsor Forest. तो इसकी समरी हमने नहीं पढ़ी है पेंसहर्स्ट की, इसका नाम भी हमने नहीं किया है, छोड़ दिया था हमने इस वर्क को, बट स्टिल मैंने इसका एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है कि बेन जॉनसन ने जब ये लिखी थी तो इज ए कंट्री हाउस पोएम। कंट्री हाउस क्या होता है? गांव में जो घर होते हैं उन घरों के ऊपर ये है, और इन्होंने अपने भाई को ये डेडिकेट की है, एड्रेस की है। रॉबर्ट सिडनी इनके भाई का नाम है, और सॉरी ब्रदर हैं, फिलिप सिडनी के ब्रदर हैं रॉबर्ट सिडनी, उनको ये पोएम डेडिकेट की है। और इसमें उन्होंने बताया है कि जो गांवों के घर हैं वो एक तरह से यूटोपियन प्लेसेस होते हैं, यानी कि वहां पे सारी चीजें अबंडेंस में होती हैं, हार्मनी होती है, इनहैबिटेंट्स यानी कि आसपास के जो लोग हैं वो मिलजुल के रहते हैं। तो ये बताया गया है कि परफेक्शन जो है होती है, बट वो फिर भी कहते हैं कि परफेक्शन में भी फ्लॉज होते हैं। आई बिलीव परफेक्शन कैन नॉट बी फ्लॉलेस। तो ये भी उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि कोई भी परफेक्शन परफेक्ट नहीं होती, उसमें भी कुछ ना कुछ फ्लॉ निकल जाएगा। तो इसमें आयरनी भी है, आयरॉनिक टोन भी है। It is well known that in many of his plays, Tom Stoppard has consciously drawn upon earlier, often reputed works. Match the following Stoppard plays with earlier works whose spirit
seems to have informed them. ये सारे के सारे रट्टा लगा लो, क्योंकि इसमें हो सकता है कि इन चारों में से एक सेक्शन उठा के वो पूछ ले। तो ये सारे प्लेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको इनके आंसर आने चाहिए। कोशिश करो एक बार मैच करने की। रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डनस्टर्न्स आर डेड, किसके साथ मैच करेंगे हम इसको? रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डनस्टर्न कौन से प्ले में ये आते हैं? मैम हेमलेट। हेमलेट आते हैं। तो हेमलेट ही इस प्ले का सोर्स है। रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डनस्टर्न आर डेड टॉम स्टॉपर्ट का एक प्ले है, जो कि उन्होंने हेमलेट से दोनों कैरेक्टर्स को उठाया। हेमलेट की कहानी बैकग्राउंड में चलती है इसमें। नेक्स्ट है इंडियन इंक। इंडियन इंक को किसके साथ मैच करेंगे? तो तुक्का भी लगा सकते हो यार, इतना आसान है। मैम पैसेज टू इंडिया है ना। पैसेज टू इंडिया और इंडियन इंक की कहानी काइंड ऑफ सेम थीम के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट है इंस्पेक्टर हाउंड। अच्छा, ये पैसेज टू इंडिया किसने लिखा है? इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट मैम, इंस्पेक्टर हाउंड। हाँ, इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट एंड ट्रेवेस्टीज द माउस ट्रैप, लास्ट में बचा है द माउस ट्रैप। ठीक है, सो पैसेज टू इंडिया किसने लिखा है? E.M. फोस्टर मैम। एम फोस्टर ने। नॉवेल लिखा है और पोएम किसने लिखी है? पैसेज टू इंडिया, आई डोंट रिमेंबर दैट। टी.एस. एलियट, चेक करना, टी.एस. एलियट ने लिखी है शायद। After discovering the truth about his heinous crimes committed in the past, what does Oedipus request as his punishment? I think तीसरा क्वेश्चन है ये यूरोपियन लिटरेचर से। इडिपस की कहानी ऑलरेडी मैं थोड़ी बहुत डिस्कस कर चुकी हूँ। यस, हमने ये सेक्शन डिटेल में नहीं किया, बट इडिपस की कहानी मैंने आपको बताई थी। तो जब इडिपस को पता चलता है कि उसने अपनी मदर से शादी कर ली, अपने फादर को मार दिया, और मैंने और बहुत जितने भी बुरे कर्म किए हैं, तो वो अपने लिए क्या सजा मांगता है? ब्लाइंडनेस मैम। ओके, फर्स्ट इसमें एक इसमें कंफ्यूजन है। देखो क्या होता है ना, एडिपस के कहानी को हम दो सेक्शन में समझेंगे। पहला सेक्शन होता है जब उसने जो मतलब वो किए होते हैं, क्राइम्स किए होते हैं, उसके लिए वो खुद के लिए पनिशमेंट मांगता है, एग्जाइल। ठीक है, खुद के लिए पनिशमेंट मांगता है, एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब क्या होता है? देश निकाला। जब उसको देश निकाला मिलता है, तब जाके उसको उसकी मदर और फादर मिलते हैं, जो इसको पता नहीं होता। तो ये अपने फादर को मार के उसकी गद्दी पे बैठ जाता है, और उसके फादर की जो रानी है, यानी कि उसकी मदर से शादी कर लेता है। जो ब्लाइंडनेस है और एग्जाइल है, अब ये क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करेगा। कैसे करेगा? इसमें उन्होंने कहा है कि इडिपस ने क्या रिक्वेस्ट की है पनिशमेंट, तो उसने एग्जाइल जो है, देश निकाला है, रिक्वेस्ट की थी। बट जब लास्ट में सेकेंड पार्ट में जब उसको पता चलता है कि उसने अपनी मदर के साथ शादी की और अपने फादर को मर्डर कर दिया, तब वो रिक्वेस्ट नहीं करता, वो अपनी आंखें खुद ही निकाल लेता है। ठीक है, तो ब्लाइंडनेस उसने रिक्वेस्ट नहीं की। देखो, मुझे भी जब मैंने पहली बार क्वेश्चन पढ़ा, मैंने ब्लाइंडनेस को टिक किया। मैंने कहा हाँ, इसका तो ब्लाइंडनेस आएगा, क्योंकि जब उसने गलती की थी तो उसे लगा था मैं अपनी आंखें नोच लूं। बट देन आई रीरेड, एंड जब मैंने इसका आंसर देखा तो मुझे लगा कि एग्जाइल क्यों है। फिर मैंने स्टोरी को दोबारा से याद किया, रिकॉल किया कि हाँ, जब पहले एडिपस गलती करता है तो वो अपने लिए देश निकाला मांगता है, बट बाद में वो अपनी आंखें खुद ही निकाल लेता है। ठीक है, तो इसका एग्जाइल आएगा आंसर। हाउ डज विमेन इन लव ओपन? विमेन इन लव डी.एच. लॉरेंस का वर्क है। विमेन इन लव बहुत फेमस वर्क है, समरी हमने की है। कैसे शुरुआत होती है इसकी? इसकी कोटेशन मैंने दी हुई है नोट्स में, क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ओपनिंग लाइंस के ऊपर है, द ब्रैंगविन सिस्टर्स उर्सुला एंड गड्रन आर वर्किंग एंड टॉकिंग। तो वो लोग बात करते करते काम कर रही होती हैं। ये क्वेश्चन रिपीट है, पहले भी आया था, फिर से रिपीट हुआ है। सैमुअल जॉनसन हैज द फॉलोइंग टू से अबाउट एन इंग्लिश पोएट।
थॉमस ग्रे के लिए इन्होंने बोला है, और थॉमस ग्रे के लिए उन्होंने एक और बात बोली थी कि ये दो तरह की लैंग्वेज लिखते हैं, है ना। एक लैंग्वेज जो है जिसमें इनको जो ये कॉमन लोगों के लिए लिखते हैं, और एक लैंग्वेज है जो ये नॉर्मल जो पोइट्स लिखते हैं, जो हाई फाई लैंग्वेज होती है, जो एलिवेटेड मीटर होता है उसमें लिखते हैं। तो ये कहते हैं कि अगर थॉमस ग्रे जो है एलिवेटेड मीटर में लिखें तो वो ज्यादा अच्छे पोइट रहेंगे बजाय कि वो कॉमन लोगों के लिखे। तो ये भी एक कोटेशन आपको आ सकती है घुमा फिरा के। तो ये भी इन्होंने थॉमस ग्रे के लिए कहा था। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग से हम कर भी सकते हैं इसको, वैसे तो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है। टेक द स्मोकिंग डिस्क्लेमर इशू, बिगिन विशाल भारद्वाज। तो विशाल भारद्वाज ने ये कोटेशन दी है, टेक द स्मोकिंग डिस्क्लेमर इशू, पुटिंग ए डिस्क्लेमर every time somebody smokes on screen is not an answer. If MF Hussain had painted a man with a cigar, would you have asked him to put the disclaimer, cigarette smoking is injurious to health, on the painting? तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि विशाल भारद्वाज के इस कमेंट या इस क्वेश्चन रेज करने का क्या मतलब है, ये क्वेश्चन क्यों रेज किया है उन्होंने, उनके कहने का क्या मतलब है। तो एक रेट्रिक क्वेश्चन है, रेट्रिक क्वेश्चन होता है जहां हम किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं। तो इनके कहने का मतलब है, द स्मोकिंग डिस्क्लेमर ऑन ऑब्जेक्ट्स परसीव्ड एज आर्ट इज सिंपली सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस मतलब वो कहते हैं कि वैसे तो देखो इसका मतलब यही हुआ कि भाई जो आर्ट है, अगर एक पेंटिंग है उसके ऊपर हम लगाते हैं तो उसका कोई मतलब रहता नहीं है, क्योंकि आर्ट जो है वैसे तो वो एंजॉयमेंट के लिए होती है, बट फिर भी जो आर्ट है वो एक ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है। अगर हम किसी आर्टिस्ट की कही हुई बात सुनते हैं, अगर हम सलमान खान की कोई बात सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में वो ज्यादा इम्पैक्ट करती है। तो ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने ये वाला कोई सेक्शन हमने पढ़ा नहीं है, तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें वो तुक्के से हमें ठीक करके आने पड़ते हैं। अकॉर्डिंग टू डैश certain verbs actually perform an act when they are uttered. तो ये जो लाइंस हैं या ये जो चीजें हैं किसने कही हैं कि कुछ वर्ब्स जो हैं वो एक्चुअली ऐसे लगता है कि परफॉर्म हो गई हैं, परफॉर्म हो रही हैं। तो इसका आंसर है स्पीच एक्ट थियोरिस्ट्स सच एज ऑस्टिन एंड सियरली। तो इन्होंने ये बात कही थी। Haunted castles, ये आसान है। Haunted castles, strange noises and an acceptance of the supernatural with all its trapping mark. क्या कैसा सेटिंग होगा, किस तरह के फिक्शन का सेटिंग होगा ऐसा जहाँ पे हॉन्टेड कास्टल्स हैं? गोथिक फिक्शन। गॉथिक फिक्शन। तो गॉथिक फिक्शन होता है जिसमें हमें सुपरनैचुरल चीजें, हॉन्टेड कासल, स्ट्रेंज नॉइस। तो एक तरह से ये टर्म्स एंड लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस का क्वेश्चन है। डैश श्योर इट वेट्स अपॉन सम गॉड ओ द आइलैंड। अब ये देखो बहुत सारा बड़ा सा पैसेज है, तो अगर आप इस पैसेज को पढ़ोगे तो क्वेश्चन आपको मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन दिस पैसेज आर ट्रू। तो ये आपको पूरा पढ़ के करना पड़ेगा। आप पढ़ना चाहते हो तो मैं आपके लिए इसको रोक देती हूँ, आप पढ़ लो एक बार। तो ये जो लाइंस हैं ये कौन से दो वर्क्स में रिपीट होती हैं? तो ये फर्डिनांड जो है टेम्पेस्ट में बोलता है एरियल के म्यूजिक के बारे में। सो टेम्पेस्ट क्या है? टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर का लास्ट
प्ले है। फर्डिनेंड की स्टोरी अगर आपने देखी है तो वो एक आइलैंड पे रहता है जिसको उसके भाई ने देश निकाला दे दिया है, और वहां पे वो मैजिकल चीजें, सुपरनैचुरल चीजों में एनग्रोस्ड है, और वो अपने मैजिक से कुछ भी कर सकता है। वो पूरे आइलैंड को कंट्रोल करता है, उधर का है। और ये सेम लाइंस जो है टीएस एलियट ने वेस्टलैंड में उठाई हैं, ठीक है, वो फिर से आती हैं वेस्टलैंड में, क्योंकि वेस्टलैंड में बहुत सारे इल्यूजन्स हैं, रेफरेंसेस हैं, तो ये टेम्पेस्ट से लाइन उठाई गई हैं। सो बेसिकली ये क्वेश्चन अगर आपने वेस्टलैंड ध्यान से पढ़ा है तो आपको आंसर आएगा वेस्टलैंड, क्योंकि हम सारे के सारे वो नहीं पढ़ सकते, शेक्सपियर के प्लेस के लाइंस नहीं पढ़ सकते, बट हाँ जो इम्पोर्टेंट लाइंस किसी और ऑथर ने उठाई है वो हमें पढ़नी पड़ेगी। Arrange the following plays of Shakespeare according to their periods, early, middle and late of composition. इसकी पूरी लिस्ट मैंने आपको दी हुई है, अगर किसी को नहीं मिली तो मुझसे ले लेना। शेक्सपियर के प्लेस के ऊपर ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। कई बार इनकी ट्रेजेडीज को अरेंज करना होता है, कई बार इनकी कॉमेडीज को अरेंज करना होता है, कई बार मिक्स मैच प्लेज आते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया टेम्पेस्ट जो है इनका सबसे लास्ट प्ले है, ठीक है, वैसे भी सबसे लास्ट है, इसके बाद कुछ नहीं है। तो टेम्पेस्ट अगर लास्ट में है तो हम थर्ड चूज करेंगे, अगर और कुछ समझ नहीं आ रहा तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। Who among the following is not a reader response critic? रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी हमने की थी, तो अगर उनके क्रिटिक्स के नाम याद हैं तो कौन सा नहीं है, नहीं पूछा है उन्होंने। कई बार जोश जोश में ना सब स्टैनले फिश को टिक करके आते हैं, क्योंकि स्टैनले फिश की थ्योरी काफी स्ट्रॉन्ग थी, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में उन्होंने काफी कुछ बोला है, तो स्टैनले फिश क्लिक कर देते हैं, वो नोट पढ़ते ही नहीं, वो सोचते हैं कि बाकी तो सारे पता ही नहीं, चलो स्टैनले फिश को क्लिक कर दो। सो मोड बॉटकिन है जो रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिक नहीं है, ठीक है। लियो टोल्स्टॉयज एना कैरेनिना क्लोजिंग लाइन प्रेजेंट। एना कैरेनिना की क्लोजिंग लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं, इसके लिए आपको समरी पढ़नी पड़ेगी। इसके अंदर वो कहना चाहते हैं कि Levin's affirmation that whatever happens to him, life is not meaningless but unquestionably meaningful. Basically ये इस पूरे नॉवल की थीम भी है कि जो हमारी लाइफ है वो बेशक आपके साथ कुछ भी हुआ हो, वो मीनिंगलेस नहीं हो सकती, वो मीनिंगफुल है। चाहे कुछ भी हो रहा है, देयर इज स्टिल अ मीनिंग इन द लाइफ, सो यू शुड नॉट बी होपलेस। तो ये इसकी थीम भी है एन कैरेनिना की। यूरोपियन लिटरेचर से क्वेश्चन है, which of the following novels begin with a prologue under the title The Storming of Seringapatam, saying I address these lines written in India to my relative in England? The Moonstone. The Moonstone by Wilkie Collins. विल्की कॉलिंस भी एक इम्पोर्टेंट अमेरिकन ऑथर है। In Gerontion, T.S. Eliot says, Dash has many cunning passages, contrived corridors, and issues, deceives with whispering ambitions, guides us by vanities. What is Eliot's subject? Eliot का क्या subject है इसमें? Gerontion basically किसके बारे में है? अगर आप Gerontion poem आपने पढ़ी है तो वो किसके बारे में बताते हैं, किस चीज के बारे में बात कर रही है? ओल्ड एज, पॉलिटिक्स, ओल्ड एज, ओल्ड एज की बात करती है। जेरोंशन पोएम जो है वो ओल्ड एज के ऊपर है, तो ओल्ड एज से ही हमें इसको समझना पड़ेगा। ये हिस्ट्री की बात कर रहा है कि जो एक ओल्ड मैन है उसके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। सो हिस्ट्री हैज मैनी कनिंग पैसेजेस, कंट्राइव्ड कॉरिडोर्स एंड इश्यूज, डिसीव्स विद विस्परिंग एम्बिशंस, गाइड्स अस बाय वैनिटीज। की जो हिस्ट्री है उसकी तारीफ हो रही है यहाँ पे कि हिस्ट्री के अंदर इतना कुछ है, वो हमें गाइड करती है उन वैनिटीज के थ्रू, ठीक है। जो भी हम हिस्ट्री में बुरी चीजें देखते हैं वो हमें गाइड करने के लिए लिखी जाती हैं ताकि हम फ्यूचर में वो चीजें ना करें। सो जेरोंशन पोएम की समरी पढ़नी जरूरी है, इससे क्वेश्चन आते हैं। अब एक बहुत बड़ा सा पैसेज इन्होंने दिया और बहुत आसान है,
सिंपल सी बात है. द माउंटेन, माई स्टूडेंट्स लुक एट माई expectantly. I explain to them that the life of art is a life of endless labor. So पहली ही लाइन में हमें पहले क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है. पहला क्वेश्चन क्या है? Whose poetic voice is triggered right from the beginning? A student, a teachers, a critics or an observers? So पहले ही लाइन में इन्होंने, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो इन्होंने कहा है कि the mountain, the mountain is the name of the work. My students look at me expectantly. So my students कौन कहता है? टीचर ही कहता है. So teacher will be the answer, right? तो इस तरह से अगर हम समझ के करेंगे तो ये पैसेजेस टाइम टेकिंग भले ही होते हैं बट आंसर भी हमें मिल जाता है. तो टीचर ने शुरू किया है इसको. The speaker brings up the story of Sisyphus specifically by way of glossing. तो ये हमें पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन से आंसर इसके हैं, ठीक है. और क्या मैसेज है, अगर हम इस पैसेज को समझ पाए कि क्या मैसेज है, जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स को किस तरह का डिस्क्रिप्शन दे रहा है, माउंटेन, रॉक्स, इन सब चीजों की बातें क्यों कर रहा है, लेबर के बारे में वो क्या कह रहा है, तो आपको ये पैसेज खुद से पढ़ के आंसर करना है. कोशिश करना ये चेक करने की आप कितने आंसर सही दे पाए. पहले इसको आंसर करके देखना, फिर इसको करना, ठीक है. पैसेज यहाँ पे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. ओके, सो हम लोग कर रहे थे लिटरेरी टर्म्स. कुछ लिटरेरी टर्म्स फिर से मैं करा देती हूँ. आयरनी हमने आयरनी पे छोड़ा था. इन आयरनी वर्ड्स आर यूज्ड इन सच अ वे दैट देयर इंटेंडेड मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स. आयरनी क्या होती है? हम किसी को कहे यार तू ना आज तो बस ज्यादा ही सुंदर लग रही है, तो मेरे वर्ड्स में हो सकता है आयरनी हो. अगर हम किसी को देखें जो बहुत सुंदर नहीं लग रहा है आज, रोज सुंदर लगता है, तो मैंने क्या कहा है, उसको आयरोनिकल कमेंट दिया है. तो 3 तरह की आयरनी हो सकती है. पहली है वर्बल आयरनी, जिसमें कि हम सार्काज्म में कुछ बोलते हैं. जैसे मैंने जो बोला वो क्या है? सार्काज्म में है. इफ इन रिस्पॉन्स टू सम फुलिश आइडिया समवन से व्हाट अ ग्रेट आइडिया. जैसे कि मैं अगर कोई मुझे बोले मैम पेपर में ना आप ही मेरे साथ चलना, तो मैं कहूंगी व्हाट अ ग्रेट आइडिया. तो देखने में अगर देखा जाए तो वो कितना फुलिश आइडिया है, कोई किसी के साथ पेपर में कैसे जा सकता है. So I'm saying what a great idea. That is irony. That is verbal irony. ठीक है. इसका लिटरेचर से अगर एग्जांपल देखें तो मार्क एंटनी ने जब एड्रेस किया था रोमन लोगों को, तब उन्होंने कहा था yet Brutus says he was ambitious and Brutus is an honorable man. वैसे तो ब्रूटस की बेइज्जती वो करना चाहता है मार्क एंटनी, क्योंकि ब्रूटस वाज द रीजन फॉर जूलियस सीजर्स डेथ. तो इन लाइंस में उन्होंने उसे ऑनरेबल मैन कहा है, जो कि आयरॉनिकली कहा है. ठीक है. मोडस्ट प्रपोजल में भी ये है, ये मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया, पढ़ लेना. सिचुएशनल आयरनी होती है जहां पे हम सोच कुछ और रहे होते हैं और हो कुछ और रहा होता है. जैसे कि अगर एक इंसान फेसबुक पे पोस्ट करे कि मतलब फेसबुक कितनी यूजलेस है, और वो खुद ही फेसबुक पे पोस्ट कर रहा है, इट मींस ही इज यूजिंग दैट थिंग व्हिच ही फील्स दैट इट्स यूजलेस. वो खुद ही उसको यूज कर रहा है. या एक मैरिज काउंसलर जो है डाइवोर्स फाइल करे, हम इस चीज को इमेजिन नहीं कर सकते. इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन व्हिच वी कैन नॉट इमेजिन कि एक मैरिज काउंसलर जो लोगों की शादियां टूटने से बचाता है, उनको काउंसिल करता है, उनको हेल्प करता है, वो खुद ही डिवोर्स फाइल कर रहा है. ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है? ड्रामेटिक आयरनी होती है जहां पे जानबूझ के एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है जिसके बारे में that only the viewer and the readers know about that, but जो कैरेक्टर्स हैं उनको नहीं पता होता. जैसे कि हॉरर मूवीज में होता है. हॉरर मूवीज में क्या होता है? एक एक्टर है, एक हीरो है, और वो एक घर के अंदर जाना चाहता है. हम सबको पता है कि वो घर भूतिया है, और हम क्या कहते हैं? मत जा यार, रुक जा, अंदर जाएगा तो एकदम से तेरे ऊपर चुड़ैल अटैक करेगी. ठीक है. बट वो जो बंदा है उसको नहीं पता कि यहाँ पे कुछ डेंजर है. जो ये चीजें होती हैं, इस तरह की सिचुएशंस को कहते हैं ड्रामेटिक आयरनी. यानी कि सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है,
बट उसके पीछे कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ डेंजरस है। तो ये गॉथिक नॉवेल्स में या हॉरर मूवीज में ऐसी सिचुएशंस होती हैं, ठीक है। जैसे इडिपस में होता है, इडिपस जो है वो एक अबैंडन्ड चाइल्ड होता है, उसके माँ बाप से वो दूर हो जाता है, वो सोचते हैं कि वो मर गया, बट लेटर ऑन वो एक अच्छा योद्धा बन जाता है और वो अपने ही माँ बाप को वो कर रहा होता है। बट जो लोग प्ले देख रहे हैं, जिन्होंने देखा है कि अच्छा इडिपस इनका बेटा है, और जब वो उनके पास वापस आता है, हमें पता होता है कि यार ये तो इनके माँ बाप है, ये अपने बाप को मार रहे हैं। हम करते हैं ना, मूवीज भी देख रहे होते हैं, यार तेरा बाप है, तेरे को बाद में पता चलेगा तो क्या होएगा, अरे तेरी माँ है, इसको ऐसे मत कर, शादी मत कर। तो ऑडियंस को जो चीजें पता होती हैं बट जो कैरेक्टर है उसको नहीं पता होता, उसमें भी आयरनी होती है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट है जक्स्टापोजिशन। जक्स्टापोजिशन क्या होता है, जहां पे दो अपोजिट आइडियाज को साथ साथ लेके चला जाता है। जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट में गुड और बैड का ऑप्शन है ना, गॉड गुड की साइड है, जो बैड है, बैड एंजल्स हैं, वो बैड साइड है ना। तो दो आइडियाज को जब साथ में लेके पोयम लिखी जाती है या कोई वर्क लिखा जाता है तो उसको कहते हैं जक्स्टापोजिशन यूज किया इसने। जैसे गॉड और सैटर्न जक्स्टापोजिशन है, पैराडाइज और हेल जक्स्टापोजिशन है। तो दो अपोजिट आइडियाज को हमने एक साथ कर दिया। इसी तरह से टेल ऑफ टू सिटीज, टेल ऑफ टू सिटीज की इस लाइन में ना बहुत सारी टर्म्स यूज हुई हैं, जैसे कि इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। तो दो अपोजिट वर्ड्स को हमने एक ही सेंटेंस में डाला है, ठीक है। तो दो कॉन्ट्ररी सिचुएशंस हो सकती हैं, वर्ड्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकती हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कैनिंग। कैनिंग के ऊपर एक बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, दोबारा रिपीट हो सकता है शायद। तो उन्होंने पूछा था कैनिंग की डेफिनेशन देके या कुछ वर्ड्स देके कि इसमें कैनिंग क्या है। तो कैनिंग क्या होती है, एंग्लो सेक्शन पोएट्री में ये यूज होता था। कंपाउंड फ्रेज इसका सेकंड नेम है। कंपाउंड फ्रेज क्या होता है, यानी कि मुझे अगर किसी को एक चीज कहनी है तो मैं दो वर्ड्स को मिला के एक फ्रेज बनाऊंगी उसको और ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाने के लिए। जैसे मैं कहूँ कि कोई इंसान बहुत सारी किताबें पढ़ता है तो मैं क्या कहूंगी, ये तो बुक वॉर्म है। सो बुक एक वर्ड है, वॉर्म एक वर्ड है, किताबी कीड़ा, हमने उसको जोड़ दिया तो वो क्या हो गया, कैनिंग। उसके अलावा कुछ एग्जांपल देखो, जैसे सिगरेट को मैं बोलूं कैंसर स्टिक, ठीक है, कंपाउंड कर दिया मैंने। इंटरव्यू को बोलूं टॉकिंग हेड्स, लेजी लोगों को बोलूं काउच पोटैटो, या फिर इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सिमिलर चीजें होती हैं। जैसे एंग्लो सेक्शन पोएम में अर्थ स्टेपर, अर्थ स्टेपर कौन है, जो अर्थ पे चलता है, यानी ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं। अर्थ स्टेपर उन्होंने यूज किया है। बियोवुल्फ में वेल रोड, वेल रोड किसको कहते हैं, समंदर को, जिसमें वेल्स चलती हैं। तो ये ऐसे वर्ड्स ना एक इम्पैक्ट देने के लिए कहा जाता है, डाला जाता है। नेक्स्ट इज लिटोट्स। लिटोट्स क्या होते हैं, वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज अंडरस्टेटमेंट, ठीक है। अंडरस्टेटमेंट और हाइपरबली, हाइपरबली हमने कल किया था। हाइपरबली क्या होता है, जिसमें बढ़ा चढ़ा के कोई चीज एग्जैजरेट की जाती है। और अंडरस्टेटमेंट क्या होती है, जिसमें कि डिस्क्रिप्शन इतना बड़ा है बट बाद में निकल के कुछ नहीं आता। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक सोल्जर है जिसको चोट लगी है, बहुत ज्यादा चोट लगी है, उसके बॉडी से खून निकल रहा है, उसको बहुत सारे जख्म है, और उसकी गर्लफ्रेंड उसको मिलने आती है और वो कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। तो सोल्जर क्या कहता है, नो इट्स जस्ट ए स्क्रैच। इतना सब होने के बाद भी वो क्या कह रहा है, नो इट्स जस्ट ए स्क्रैच। सो इट्स नॉट जस्ट स्क्रैच। तो ये क्या होगी, अंडरस्टेटमेंट होगी। कहा तो वो ये कहता कि स्क्रैच हो जाता तो ये कहता कि मेरी हालत खराब है, मेरा इतना खून बह गया है। सपोज एक सोल्जर को सिर्फ स्क्रैच लगा है, अगर वो बढ़ा चढ़ा के बोलेगा तो इट विल बी हाइपरबली। अगर वो इतना कम बोल रहा है तो इट्स अंडरस्टेटमेंट। सो लिटोट्स क्या है, फिर लिटोट्स एक तरह के अंडरस्टेटमेंट है जिसमें हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई चीज बताने की बजाय हम उसे मतलब पॉजिटिव मैनर में बताने की बजाय नेगेटिवली बोलते हैं। अंडरस्टेटमेंट, इफ यू डू अ रियली गुड जॉब, सपोज आपने 100 में से 80 मार्क्स ले लिए टेस्ट में, तो मैं क्या कहूंगी, नॉट बैड, नॉट बैड। हमारी आदत होती है ना कि किसी ने बहुत अच्छा काम किया और हम उसको कहते हैं ओके नॉट बैड, अच्छी डेकोरेशन की है तुमने, अच्छा अरेंजमेंट किया है, नॉट बैड। तो वो लिटोट्स है, यानी कि हम डायरेक्टली किसी चीज की तारीफ करने की बजाय नेगेटिव वर्ड्स के साथ उसकी तारीफ कर रहे हैं। नॉट बैड में भी कुछ गलत नहीं है, बट नॉट बैड में हमने दो नेगेटिव, नेगेटिव क्या मतलब नहीं वाले वर्ड, ठीक है। नेगेटिव मतलब वो नहीं कि तुम नेगेटिव की हो रहे हो, नेगेटिव मतलब नहीं वाले वर्ड्स हैं। ही इज फनी, ही इज नॉट अनफनी,
इसको मैं सिंपल कह रही हूँ कि ही इज फनी, वो बहुत ही मजाकिया है, उसकी बजाय अगर मैं बोलूँ कि ही इज नॉट फनी, नॉट अनफनी, ठीक है। इसी तरह से इफ योर हाउस इज क्लीन, अगर मैं कहूँ इट्स नॉट अनक्लीन, तो ये क्या है, लिटॉट्स है, जहां हम नेगेटिव वर्ड्स के साथ अंडर स्टेटमेंट डालते हैं, दिखाते हैं। नेक्स्ट है मेटाफर, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी एक बार बता देती हूँ। जब हम दो कॉन्सेप्ट्स को कंपेयर करते हैं डायरेक्ट, तो उसको कहते हैं मेटाफर। सिमिली में हम एज, लाइक, ये सब यूज करते हैं, ठीक है। और कंसीट के टाइम पे हमने किया था, कंसीट मैंने बताया ही था कि एक बहुत ही अनपैरेलल सी चीजें हैं जिनको हम कंपेयर करते हैं, तो दैट इज कंसीट। यू लुक लाइक ए डोल, ये सिमिली, यू आर ए डोल, तो मेटाफर। तो मैंने सीधा आपको एट्रीब्यूट कर दिया दैट यू आर ए डॉल, यानी कि आप इतनी सुंदर लग रही हो, आप डॉल लग रही हो। बट अगर मैं कहूँ यू लुक लाइक ए डॉल, तुम डॉल की तरह हो, तो वो क्या हो गया, सिमिली हो गई। और एलेगरी इज एक्सटेंडेड मेटाफर। एलेगरी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जहां पे हम कंपेयर करते हैं या हम एक ऐसी कहानी बताते हैं जिसमें कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में हम किसी और के बारे में बात कर रहे होते हैं। हम बात तो एनिमल्स की कर रहे हैं, बट हम एक्चुअल में पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कमेंट कर रहे हैं। जैसे एनिमल फार्म है जो जॉर्ज ऑरवेल का, उसमें पिग्स है, उसमें क्या है, हम कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। सो कंपैरिजन है ये एक तरह का, राइट। मेटोनमी, मेटोनमी को अगर हम समझे तो इट रेफर्स टू समथिंग और समवन ऑफ नेमिंग वन ऑफ इट्स एट्रीब्यूट्स, यानी कि अगर मैं पूरी बॉडी में से किसी एक पार्ट को उठा लूं, सो दैट विल बी मेटोनमी। आई एम गोइंग टू डू अ हेड काउंट। हेड काउंट का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर सिर गिनूंगी किसी के, मैं हेड काउंट, सपोज मैं देख रही हूँ कि आज क्लास में कितने लोग आए हैं, सो आई एम ट्राइंग टू डू अ हेड काउंट। तो हेड काउंट क्या है, मैंने सिर्फ एक पूरी बॉडी में से आपका हेड चूज कर लिया, राइट। तो जब हम पूरी एक चीज में से उसका एक पार्ट लेके उस चीज को एक तरह से रेफर करते हैं, तो मेटोनमी होते हैं। जैसे पेन इज माइटियर देन द स्पोक, अब यहाँ पे जो पेन है हम उसे लड़ थोड़ी सकते हैं, बट उसके उसके जो गुण है, उसके थ्रू जब हम लिखते हैं तो हम एक तरह से रेवोल्यूशन ला सकते हैं, तो वो लड़ाई झगड़े से अच्छा है, ठीक है। व्हाइट हाउस इज कंसर्न्ड अबाउट टेररिज्म। अब व्हाइट हाउस तो एक बिल्डिंग है, क्या व्हाइट हाउस कंसर्न हो सकता है, नहीं, व्हाइट हाउस में रहने वाले लोग, तो उन लोगों के साथ वो जो व्हाइट हाउस है वो जुड़ा हुआ है, उनका जो प्रेसिडेंट के बैठने की जगह है वो जुड़ी हुई है प्रेसिडेंट के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेटोनमी हो जाएगी। जैसे जूलियस सीजर कहता है कि फ्रेंड्स, रोमन्स एंड कंट्रीमैन, जूलियस सीजर में सॉरी एंटनी कहता है फ्रेंड्स, रोमन एंड कंट्रीमैन, लेंड मी योर ईयर्स, कि मेरे को अपने कान लेंड करो, यानी कि मुझे ध्यान से सुनो। तो जहां पे हम इस तरह के वर्ड्स को यूज करते हैं वहां मेटोनमी होता है। ये सिनेक्डिकी और एंटोनोमेशिया से अलग है, इसको हम समझ लेते हैं एक बार। मेटोनमी क्या है, जहां हम एक चीज का एक पार्ट लेते हैं, और अगर हम एंटोनोमेसिया को पढ़ें तो उसमें क्या होता है कि जहां पे हम व्हेन द टाइटल इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्रॉपर नेम और वाइस वर्सा, जैसे कि हम किसी चीज का टाइटल यूज करें। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ, सोलोमन वाला रहने देते हैं, अगर मैं कहूँ विलियम शेक्सपियर, अगर मैं विलियम शेक्सपियर को बार्ड बोलूं, तो मैंने क्या करा, विलियम शेक्सपियर की जगह एक दूसरा टाइटल यूज कर लिया, तो वो क्या होता है, एंटोनोमेशिया। और सिनेक्डिकी होती है जब हम पूरी चीज की जगह सिर्फ एक पार्ट यूज करते हैं। मेटोनमी में क्या होता है, हम पूरी चीज को भी, पूरी, जैसे कि सपोज पूरी चीज का एक पार्ट भी यूज कर सकता है, एक पार्ट के लिए पूरी चीज को भी यूज कर सकता है, बट सिनेक्डिकी उसका अपोजिट होता है, इसमें सिर्फ हम एक छोटा पार्ट लेते हैं। तो इसमें अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन लगती है, होती है, बट जब हम सिनेक्डिकी को डिटेल में करेंगे तब हमारा ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके जितने एग्जांपल्स हो सकते हैं उतने पढ़ना, तब ये जाके क्लियर होगा। ओनोमेटोपिया क्या होता है, ओनोमेटोपिया होता है जब हम किसी चीज की आवाज की बात करते हैं, जैसे कि डॉग है, डॉग क्या करता है, भो भो, है ना, सो डॉग इज बार्किंग, डॉग इज बार्किंग, तो बार्किंग क्या है, ओनोमेटोपिया, यानी कि कुछ साउंड्स जिनको हमने कुछ वर्ड्स दे दिए उनको क्या कहते हैं, ओनोमेटोपिया। जैसे कि बूमिंग, बैंगिंग, जब हम किसी चीज को बैंग हिट करते हैं तो जो आवाज आती है उसको हमने नाम दे दिया बैंगिंग। क्रैशिंग, कोई चीज टूटती है तो क्रैश हो रही है। रंबलिंग,
स्विचिंग यानी कि जब हम स्विच ऑन करते हैं, हाउलिंग जैसे जो पक्षी हैं वो हाउल करते हैं ना, उल्लू, मोर्निंग, टिक टिक, म्यू ऑफ कैट, डॉग्स बार्क, ये सारी चीजें आती हैं ओनोमेटोपिया के अंदर। तो पोएट्री में एक इम्पैक्ट डालने के लिए हम इनको यूज करते हैं, विस्पर, मर्मर, क्रैश, क्रश, ठीक है, गिगल, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, ये ओनोमेटोपिया में आते हैं। जैसे कि अगर लिटरेचर का एग्जांपल ले तो द बजिंग बी फ्लू अवे, द बजिंग बी, बी क्या कर रही है, जब वो बी ऐसे साउंड करती है उसको क्या नाम दे दिया हमने, बज, द बजिंग बी फ्लू अवे। The sack fell into the river with a splash, जब नदी में कोई चीज गिरती है तो एकदम से स्प्लैश होता है, आवाज आती है, तो उस आवाज को नाम दे दिया स्प्लैश, ठीक है। लाउड थंप, जब कोई चीज फ्लोर पे गिरती है तो एकदम थंप करके आवाज आती है, तो हमने उसको क्या कह दिया, लाउड थंप। तो इसको कहते हैं ओनोमेटोपिया। बाकी के जो टर्म्स है वो हम मंडे करेंगे। कल एक्चुअली आई हैव टू गो समवेयर, शायद मैं क्लास ना ले पाऊँ, बट हाँ अगर नहीं लूंगी तो भी मैसेज कर दूंगी, लूंगी तो भी मैसेज कर दूंगी, राइट। आई एम नॉट श्योर अबाउट टुमारोज प्लान, बट डेफिनेटली आई लेट यू नो।